हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के सिलेबस के बारे में। आपको पता होना चाहिए एपीएफसी अपना नोटिफिकेशन निकालने वाला है एज फार द सोर्सेज। तो एज पर द सोर्सेज आई एम सेइंग लाइक कि उनका जो नोटिफिकेशन है। हे गाइस व्हाट्सअप, जय हिंद। तो आज हे गाइस व्हाट्सअप, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे एपीएफसी के सिलेबस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूपीएससी के थ्रू अपना असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का रिक्रूटमेंट जल्द ही करने वाली है। और मार्च 2024 तक जो है उनको अपनी रिक्रूटमेंट साइकिल पूरी करनी है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स की बहुत कमी है। मैं आपको 100% सोर्सेज पे बेस्ड कह रहा हूँ। और आप लोग जो है इस सर्विसेज में जाकर, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ए गस्टेड सर्विस, तो आप एक ग्रुप ए सर्विस में जाकर वो हर चीज़ का कह सकते हैं एंजॉयमेंट ले सकते हैं जो आपको सिविल सर्विसेज में चाहिए। और उसमें से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बिल्कुल लगभग ज़ीरो कह सकते हैं। आप लोग अप्रॉक्सीमेटली उसे ज़ीरो कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आपके टाइमली प्रमोशंस हैं, आपकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग द सीजीएचएस फैसिलिटी हो जाए, या आपके पास एकोमोडेशन की फैसिलिटी हो, या आपके फ्यूचर में स्पाउस और वार्ड को जो फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलती है, वो सब फैसिलिटीज जो है एपीएफसी में मिलती है। तो आपको जो है अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी ये जाके एग्जाम निकलेगा। अल्दो इट इज़ अ 1 डे एग्जाम, बट यहाँ पर आपके मल्टीपल स्टेजेस ना होने के कारण एक ही स्टेज में जो है आपका कह सकते हैं छटनी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा। लास्ट टाइम 70% कट ऑफ थी और जनरल के लिए। और ये समझ लीजिएगा कि वो तब था जब आपका इतना सारा अवेयरनेस नहीं था। आज की डेट में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और सिलेबस जो है आपके पास, क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 6 सालों में अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम की जो कह सकते हैं हैसियत है, या कह सकते हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल होता था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको थोड़ा सा इस आईटी एरा में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थोड़ा सा ये याद रखिएगा, अपने आप को कन्विंस मत कीजिएगा कि पेपर थोड़ा टफ आ गया है तो स्कोर कम चला जाएगा। नॉर्मली हम अपने आप को जो है इसी तरीके से रैशनलाइज करते हैं। तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और लोग या बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और इतने उनको मिल जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हैंडफुल बच्चे चाहिए एपीएफसी को। तो हैंडफुल बच्चे वैसे भी मिल जाते हैं। आपको कितना भी टफ पेपर ले आएंगे, आप हैंडफुल बच्चे उनको उसमें से आपको मिल ही जाएंगे। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट। आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। सिलेबस थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश आपकी जो है वो रहेगी। जनरल इंग्लिश का लेवल अल्दो इतना ऊंचा नहीं रहेगा, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो जनरल इंग्लिश के लिए आपके पास वॉकअप से लेकर क्वेश्चंस रहते हैं। अब नॉर्मली बच्चे बोलते हैं वॉकअप में ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। नहीं बच्चे, वॉकअप में बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि इतने, फिर बात कर रहा हूँ हैंडफुल बच्चों की। तो आपके इतने बच्चे हो जाते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपके पास मिड 20s के बच्चे जो हैं इसे देंगे। ठीक है, और मिड 30s तक जो है ये एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है। तो इसमें आपके पास वर्कमैन प्रोफाइल जो है लोगों की हो जाती है। इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। न्यूज़पेपर, इंटरनेट, काफ़ी चीज़ें जिनकी वजह से वोकेबलरी का जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप कह सकते हैं वोकेब के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप वोकेब की कोई भी एक अच्छी बुक ले आइएगा। ठीक है, तो एक अच्छी बुक लाइए और उसे जो है रीडिंग हैबिट में डालिए, ताकि आप जो है थोड़ा पढ़ सकें और उसमें जो क्वेश्चंस आए वो कर सकें। इसके अलावा एसएससी के क्वेश्चंस जो हैं आप देख सकते हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के वकअप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपके पास बाकी जो है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर के लिए आप जो है एसएससी की कोई भी बुक, ठीक है, उसको कर सकते हैं। ग्रामर की कोई भी बुक आप जो है कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो मार्केट में। इवन आप 25 ईयर्स तक के पेपर्स भी एसएससी के सॉल्व कर लेंगे इंग्लिश के, तो दैट वुड बी इनफ। मैं एसएससी के बोल रहा हूँ, एसएससी के 25 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ। ठीक है, अगर आपको ग्रामर की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी एक बेसिक बुक ला सकते हैं। जैसे आपके पास ल्यूसेंट की एक इंग्लिश की बुक आती है जो बिल्कुल बेसिक आपके ग्रामर के ऊपर बेस्ड होती है, या अरिहंत की एसपी बख्शी करके एक बुक आती है, वो आप देख सकते हैं अपने बेसिक ग्रामर के रूल्स के लिए। और उसके अलावा प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए आपको डेली 1 घंटा बनाना ही पड़ेगा। आपको 1 घंटा इंग्लिश को देना ही पड़ेगा रिलीजियसली, राइट। और इसके अलावा आप जो है हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं इसके कोर्स के लिए। तो हम भी आपको बहुत अच्छे से, जितना भी एक लिमिटेड कह सकते हैं एनर्जी के साथ, मैक्सिमम आउटपुट आपको देने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आपके पास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं
वो सोचते हैं कि हम लोगों का जो है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन जो आएंगे वो कर लेंगे। पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि यूपीएससी जो पैटर्न जो एग्जाम में रहता है सिविल सर्विसेज का, वो नॉर्मली आपके पास सिविल सर्विसेज एग्जाम बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा अलग पूछता है, अलग इन द सेंस कि इसके जो क्वेश्चन आप कभी देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हिस्ट्री के भी वो वाले पैटर्न जिनसे सोसाइटी को कोई फर्क पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। रैंडम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और क्वेश्चन जैसे आपके रुकैया बेगम है, अब इसके रुकैया बेगम के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको दुनिया की किसी भी किताब में हिस्ट्री के जो आप पढ़ते हैं सिविल के लिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये भी कोई ऑथर थी, रुकैया बेगम कोई ऑथर थी, आपको पता ही नहीं चलेगा। उनकी बुक्स के बारे में पूछ लेगा। अब ये बुक्स आपको, आप कितनी भी किताबें पढ़ी हो, आपने विपिन चंद्रा पढ़ी हो, है ना, या आपने शेखर बंदोपाध्याय पढ़ ली हो, या आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ली हो आपको, या आपने राजीव वहीर की जो कंपाइल्ड बुक है वो पढ़ ली हो, आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। या आपने टीएमएच सीरीज की पढ़ ली हो, आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है थोड़ा सा कुछ एक स्पेसिफिक, जैसे एनसीईआरटीज है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी में आपको 8th क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 12th क्लास की थीम पढ़नी पड़ेगी, 10th क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की जो नई वाली है, उनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि महात्मा गांधी दुनिया में ना होते तो दुनिया बहुत सुंदर होती। आप दुनिया की किसी किताब को पकड़ लीजिएगा, आपको कहाँ मिलेगा महात्मा गांधी ना होते तो दुनिया सुंदर होती है, किसने कह दिया है, किस वॉइस रॉय ने कह दिया है? तो लिनलिथगो ने कहा है, और ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में लिखा हुआ है। या आपके पास है मदनपल्ली में जो है ये सिविल सर्विस के एग्जाम में आया था, अब यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन ढूंढने लगा है, अपने बाकी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट थे वैसे क्वेश्चन पूछने लगा है कि मदनपल्ली में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या मतलब मदनपल्ली में क्या हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेशन किया नेशनल एंथम का, या आपके पास किसी का नाम पूछ लेगा इसने ये किया। अब आदमी को कहाँ पता चलेगा? ये एनसीईआरटी में 6th क्लास की एनसीईआरटी में कहाँ पे है? ये जो है आपके फिगर वाले क्वेश्चन में है। तो आपको जो है फिगर बना हुआ है, उसके नीचे पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है भाई नोट। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं, इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कोर्सेज बहुत बिकेंगे जिसमें आपको जो है नॉर्मल हिस्ट्री करा दी जाएगी, वो तो आप भी पढ़ लोगे। उसमें क्या है, अगर आपके पास आप कहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। पढ़ तो लोगे, एग्जाम में गए, आपका आया स्कोर 60%, तो आप तो क्वालिफाई नहीं किए, मेहनत तो आपने पूरी करी है ना। तो मेहनत तो आपने पूरी कर ली। आपने, अब सुभाष बोस के ऊपर क्वेश्चन आया, तो सुभाष बोस जो है लेफ्टिज्म से प्रेरित थे, तो इन्होंने कुछ किया होगा, है ना। या आपके पास नेशनल प्लानिंग कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एनपीसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये क्या हुआ। ये आपको पता होगा कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया था नेशनल असेंबली में, क्यों फेंका था पता होना चाहिए ना। कि बिल था, कौन से बिल थे? पब्लिक सेफ्टी बिल था, है ना। और आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल में क्या था? क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। अब ट्रेड डिस्प्यूट बिल में क्या है, अब वो पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेड डिस्प्यूट बिल का, तो आपको नहीं पता होगा तो आप तो गड़बड़ करेंगे करेंगे। अब क्वेश्चन आएंगे 120, आप कर लेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली 50 to 60% आपका स्कोर आ जाएगा, आपने अच्छा यूपीएससी के लिए पढ़ा है। तो पर उतने में सिलेक्शन नहीं होगा ना। आपका लास्ट कैंडिडेट 70% स्कोर करके ला रहा है, लास्ट कैंडिडेट 70% कट ऑफ कर रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप जनरल मेरिट में आ सके, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये है कि अल्दो इसमें सेकंड टियर एग्जाम नहीं है, आपके पास इसमें मेंस नहीं है, बट आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी, एनसीईआरटी के फिगर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, जितने फिगर है सब देख डालो, जितने फिगर है उनके नीचे जो नोट लिखे हैं वो पढ़ डालो, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की वो पढ़ डालो। राजीव वहीर है या कोई ऐसे फैक्चुअल बुक है, शेखर बंदोपाध्याय है, वो तो है ही है, वो तो आप पढ़ ही लोगे फटाफट फटाफट में। बट आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए हो क्या रहा है। अब आपने देखा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तो पता होना चाहिए एक्चुअली ट्रेड डिस्प्यूट बिल है क्या, अंदर इसके अंदर थोड़ा सा पता होना चाहिए, रफ आइडिया, क्वेश्चन उसी से उठाएगा। इसके अलावा पॉपुलेशन सेंसस थोड़ा डिटेल्ड स्टडी में उनका जो है हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। आपका रिपन के समय से ये क्या हुआ, है ना। फिर आपके पास 1881 है ना, से स्टार्ट करोगे, फिर ये इसमें क्या है सेंसस की जो आपके पास थोड़ी खूबियां हैं वो पता होनी चाहिए। या आपका सेंसस जो है किस इस सेंचुरी में कब डिक्लाइन किया, हमेशा बड़ा ही थोड़ी ना है। एक एक डेकेड ऐसा भी आया होगा, एक दशक ऐसा भी आया होगा जिसमें आपके सेंसस जो आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करिए, डिग्रेड करिए, वो कम करिए, है ना। तो आपका ये सेंसस के डेटा आपको पता होने चाहिए।
तो थोड़ा सा आपको रफ एस्टिमेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इकोनॉमी की बुक में है। और थोड़ा सा ये सोशो बेस्ड आपको पढ़ना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो आपको सोशल बेस्ड पढ़ना है, ठीक है, सोशियोलॉजी बेस्ड पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो काम करने के लिए उपयुक्त है, वो परफेक्ट है ना। तो ये पता होना चाहिए, सोशियो बेस्ड है। एनसीईआरटी के सोशियो की बुक पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी ही पड़ेगी, और उसमें से सेलेक्टिव चीजें क्या आ सकती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट अपने आप में एक बर्निंग इशू है, काफी सालों से, पिछले पिछले 30 सालों से बर्निंग इशू है ना। तो वो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, जो है इकोनॉमिक्स के, सोशियो के, है ना, आपको टॉपिक्स जो है पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा आप जो है पॉलिटी के, जो आपके पास एनसीईआरटी है उसके बेस्ड इसको जो है रिलेट करके जो उसमें लिखा गया है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो वो आपके पास, और थोड़ा करंट अफेयर्स, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। गवर्नेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई इसके क्वेश्चन जो है वो आपके पास अच्छे खासे आ जाते हैं। सोशल सेक्टर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, सिविल सर्विस के टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, पार्लियामेंट की वर्किंग आपको पता होना चाहिए। और डीडी बासु इसके लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रह सकती है, क्योंकि देखा गया है कि क्वेश्चन इससे बनाए गए हैं। लक्ष्मीकांत तो अपनी है ही है बेसिक्स के लिए, लक्ष्मीकांत तो बेसिक्स के लिए है ही है, इसको तो मैं कह दूंगा कि ये तो आप लोग छोड़ेंगे ही नहीं। कई बच्चों ने तो 100 बार पढ़ लिए, 200 बार पढ़ लिए, 500 बार पढ़ लिए। इसके अलावा आपको पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर देखनी है ना। एनसीईआरटी आपको देखनी है नई वाली, जो आपके पास है पॉलिटिकल साइंस की किताब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, वो आपको देखनी है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, 9, 10 की एनसीईआरटी पॉलिटी की, वो भी आपको देखनी ही पड़ेंगी। तो आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, और अपने हैंडी नोट्स बनाइए, फैक्ट्स लिखिए, डाटा लिखिए, और अगर आपको ज़्यादा है तो थोड़ा सा कलरफुल वे में लिखिएगा। कलरफुल जैसे मैं बना रहा हूँ आप ऐसे लिखिए, और थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उनको रिविजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो बताया आपको ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग भी आगे पढ़ाएंगे। अगला है इकोनॉमी। तो आप लोग इकोनॉमी के लिए देखिए क्या करेंगे, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको पता होना चाहिए इस बार का क्या है। बजट पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा इस बार का। उसके जो है जो टॉपिक्स हैं वो पता होने चाहिए। 22-23 का जो है आपको जो भी डेटा आए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा नीति आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, प्लान्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, जो भी आपके पास है उसको पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका जो काम है वो पूरा हो सके। अगला है अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बेसिक्स, ये और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, लेबर लॉज है, इंश्योरेंस सेक्टर है। ये आपको बहुत टॉपिक है जो सिविल सर्विस में बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करवाई जाएगी, और ये टॉपिक जो है आप चाहे अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, कोई हैंडबुक मिलती हो तो वो पढ़ लें। हालांकि जो बुक्स अवेलेबल मार्केट में उन्होंने जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे से नहीं लिखा है, क्योंकि आपका यूपीएससी जो है एक आपके सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में एक ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के लिए जनरलाइज पेपर पूछेगा, तो बिल्कुल स्पेशलाइजेशन नहीं पूछेगा। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछा जाएगा ताकि आपको क्रक्स पता है कि नहीं पता है, ठीक है। या आप ये लेबर कोड्स के बारे में है, लेबर कोड 2019 में क्या है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। या आज़ादी से पहले ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बारे में जैसे बताया था वो क्या था, वो पास हुआ, उसमें क्या चीज़ें होनी थी, है ना। तो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उसका क्रक्स आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ये आपके पास जो है बहुत आसान है, बट हाँ आज की डेट में थोड़ा सा जो नई लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे है ना, या आपके पास मॉडर्न कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सब पता होना चाहिए। आपको नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये क्या होता है ना, और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके पास वो थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आपको बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स की होनी चाहिए, जो आपको, या आपके पास फुल फॉर्म्स हैं कंप्यूटर्स की, है ना, वो आपको पता होने चाहिए। जो भी है आपके पास ना, लैन वैन हो गई, इस टाइप की बेसिक चीज़ें हो गई, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन वहाँ एग्जाम सेंटर में जाके यहाँ से हम सोचते हैं कर लेंगे, वहाँ जाके हवा उड़ जाती है, और हम लोग हर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सिलेक्शन से दूर ले जा रहा है। कट ऑफ 70% है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो एपीएफसी में सिलेक्शन होने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा।
अगला है जनरल साइंस, तो आपके पास बायोलॉजी है ना से मेनली ये रहेगा, बाकी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स से, ठीक है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत बेसिक कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, तो आपके पास जो फिजिकल फिनोमेना है उनके बारे में थोड़ा सा, अगर स्पेस रिसर्च में अगर आजकल जो चल रहा है उसके बारे में, है ना, इसरो क्या कर रहा है उसके बारे में, सैटेलाइट्स की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, ये होती क्या है, क्यों होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, और एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन उसमें से काफ़ी रहेंगे। बाकी है सबसे आसान चीज साइंस वालों के लिए और थोड़ा सा मुश्किल चीज नॉन साइंस वालों के लिए, जिसे हम लोग पूरा कवर कराएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इट इंक्लूड्स रीजनिंग। तो रीजनिंग एक आपके पास और जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके अलावा एलिमेंट्री मैथ्स, कोई भी आप जो मैथ्स है किसी एग्जाम के लिए आपके बुक्स हैं सीडीएसई एसएससी के लिए, वो वाली मैथ्स की बुक काफ़ी रहेगी, है ना। और बाकी बेसिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है आपका 10th लेवल तक का इसमें रहेगा। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि टाइम आपको बहुत बड़ा नहीं मिलने वाला है। आपको अगर इस एग्ज़ाम को पूरा क्वालिफाई करना है, आप चाहते हैं कि यू वांट टू गेट सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लेके करना पड़ेगा। टाइम आपको जो है 6 महीने का मिल जाएगा, बट आपको याद रखना है इसमें सिलेक्शन लेना इस समय बहुत ही सीरियसली टफ है। और याद रखिएगा, आप 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से अगर फेल होते हैं और आप पास होते हैं टॉप करके, तो आपकी एबिलिटीज में डिफरेंस नहीं है, आपकी मेहनत में डिफरेंस है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसके लिए सीरियस हो जाइए, इसके कंफ्यूजन मत रहिए कब नोटिफिकेशन आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको अंदर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन आने वाला है तो पढ़ लीजिए। सिर्फ डिपार्टमेंटल डिले है, डिपार्टमेंटल हसल है, बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका नोटिफिकेशन कभी आ सकता है। इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ यू रियली वांट टू गेट अ जॉब इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एक वनडे एग्जाम है जिसमें आप इतना परेशान नहीं होना चाहते, प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू, एक एग्जाम देना है आपको ऑब्जेक्टिव और उसके बाद एक इंटरव्यू देना है, तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।